नमस्कार एंड वेलकम टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं दिवाकर। आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट भारत के संविधान के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में। ये कौन सा एक्ट है? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935। इसे बोलते हैं 1935 का अधिनियम। ठीक है, बहुत सारे नामों से जानते हैं, आपको मेजर याद क्या रखना है, 1935 का एक्ट क्या है। क्लियर है बात? 1935 का एक्ट हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो, तो इसका बैकग्राउंड देखें। अब बोलोगे सर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वहां से रिलेट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1909 में जो स्टार्ट किया था मार्ले मिंटो से, क्या किया था? सांप्रदायिकता बढ़ाना, मतलब समाज में बंटवारा, मतलब धर्म के आधार पर मतदान निर्वाचन, ये निश्चित किया गया था, है ना, मुस्लिम्स के लिए। फिर उसके बाद आप देखोगे 1919 मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में इसका और अधिक विस्तार किया। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, और एक्सटेंशन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि हमने देखा है 1919 में क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन डायरकी शुरू की गई थी। अब यहाँ पर क्या होगा, केंद्र में शुरू होगी, प्रांतों में खत्म हो जाएगी। जो हमने देखा था विधानमंडल बनाए गए थे, निर्वाचित सदस्य किए जाते थे, ये सारा कुछ क्या होगा, धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन इनका बढ़ाया जाएगा। वहीं पर हम अगर बात करें कि 10% मताधिकार था, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंटली बढ़ोतरी की जाएगी, लगभग 2.8 to 3%, मतलब कि 10 से लेकर 14% यहाँ पर मताधिकार दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ हमारे पास बातें निकल के सामने आएंगी। क्लियर है? अब देखो, इसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए कि कैसे ये एक्ट अस्तित्व में आया। अब हो क्या रहा था, मैंने आपको बताया था 1923 में क्या बना था, स्वराज दल बना था या फिर स्वराज पार्टी बनी थी। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ, जो 1919 के अधिनियम के इवैल्यूएशन के लिए 10 साल बाद आयोग आना था या कमीशन आना था, वो पहले आ गया। 1927 में साइमन कमीशन विरोध हुआ। क्लियर है? क्योंकि कोई भी भारतीय नहीं था, प्लस 2 साल पहले आ गया। तब क्या हुआ कि जो भारत सचिव था बर्कन हेड, ठीक है, उसने बोला कि अगर आप लोग इतने ही सक्षम हैं, इफ यू आर दैट मच कैपेबल, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जो सभी को स्वीकार हो ऐसा संविधान भारत के लिए बना दें। किसको बोला? ये जो भारत के नेता थे या फिर बुद्धिजीवी वर्ग था, प्राइमरी देखें हम तो ये कौन थे, तो ये था कांग्रेस पार्टी। क्लियर है बात? तो यहां से बात हुई कि भारत के लोगों को चुनौती दी गई, किसके द्वारा? भारत के सचिव, भारत सचिव के द्वारा, बर्कन हेड के द्वारा, कि तुम लोग ही खुद बना लो ना। अगर तुम लोग क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा विरोध कर रहे हो और हमारे ऊपर भरोसा नहीं और हमको मूर्ख समझते हो, तो चैलेंज एक्सेप्टेड। एक कमेटी बनेगी, नेहरू कमेटी, उसकी रिपोर्ट आएगी, नेहरू रिपोर्ट। क्लियर है? तो इसमें अध्यक्ष कौन रहेगा, तो मोतीलाल नेहरू रहेंगे। सचिव कौन रहेगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो साइमन कमीशन था वह इसी के एवेल्युएशन के लिए आया था। फिर उसने अपना रिकमेंडेशन दिया, तो वो आधार बनेगा 1935 के अधिनियम की स्थापना, या फिर हम बोले 1935 के अधिनियम को लाने में। वहीं पर फिर आगे हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आती जाएंगी। श्वेत पत्र आया था, एक लोथियन समिति बनी थी, उसकी रिपोर्ट पर भी ये आधारित था कि हाँ, अब भारत में क्या होना चाहिए, अब भारत में कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और वो बदलाव कैसे आए, तो वो बदलाव इंट्रोड्यूस किए गए 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलो आगे बढ़े, इतना पृष्ठभूमि क्लियर है। 1919 के अधिनियम के प्रति भारतीयों में असंतोष था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, वहां पर बोला था कि सेल्फ रूल, उत्तरदायी शासन तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन कैसा था वो उत्तरदायी शासन? मैंने आपको बताया था कि जो विषय दिए हैं तो वो कैसे कर लिए हैं, आरक्षित और हस्तांतरित। हस्तांतरित में क्या दिया गया है कि जहां पर आप पंगु बना दिए गए हैं। क्लियर है बात? गवर्नर जनरल और उसकी कार्य परिषद को ही क्या है, पूरी पावर दी गई है। तो ये आपको याद रखना है। 1919 के अधिनियम से असंतोष था। फिर स्वराज दल की गतिविधियां। अब सुनना, स्वराज दल का निर्माण क्यों हुआ था मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में? क्योंकि ये लोग क्या हो गए थे, तंग आ गए थे। एक तो पॉलिसीज ऐसी चल रही थी, ऊपर से क्या हुआ था, आपने सुना होगा कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, फरवरी के लगभग 1922 के लगभग क्या हुआ, आपका पुलिस वालों को जला दिया। क्लियर है? चौरी चौरा जो
बात हुई थी उसके द्वारा, तो वहां पर महात्मा गांधी ने रिकॉल कर लिया, मतलब आंदोलन स्थगित कर दिया। तो लोग जो थे, युवा लोग थे, उनमें बहुत असंतोष हो गया कि हम लोग करें तो करें क्या। एक चीज जो हो रही थी जिसमें सारे लोग जुड़ रहे थे वो बंद कर दिया। तो स्वराज दल का गतिविधियां मतलब क्या था, स्वराज दल बोला कि ये सारे पढ़े लोगों की संस्था बनेगी, पढ़े लिखे लोगों की, और ये रिप्रेजेंटेशन कहां पर करेंगे, जो भी विधानमंडल बन रहे थे उसमें संवैधानिक या हम बोले वैधानिक रूप से क्या करेंगे, इनका प्रतिषेध करेंगे या फिर इनका विरोध करेंगे, किनका, अंग्रेजों की नीतियों का। तो ये इसकी गतिविधियां भी अंग्रेजों ने क्या करी, नोट करी। मतलब ओवरऑल क्या था, स्वराज दल अंग्रेजों की नाक में दम किए हुए था। ठीक है, अब देखो साइमन कमीशन की भूमिका, जो 1927 में आया, इसने अपनी रिपोर्ट दे दी 1930 में। कब दे दी, 1930 में। और इसी दरमियान क्या हुआ, आपकी नेहरू रिपोर्ट भी आ गई। तो इसने भी बोला कि हाँ, नए अधिनियम की आवश्यकता है, ये सुधार किए जाना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप बोलोगे साइमन कमीशन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो याद रखना, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन में, जैसे हम बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन, 3 हुए थे ये। ठीक है, तो 3 जो सम्मेलन हुए थे उसमें क्या चर्चा हुई थी, उसमें चर्चा ही यह हुई थी कि साइमन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उन पर अंग्रेज बैठेंगे और भारत के लोग बैठेंगे और बातचीत करेंगे। कहां पर करेंगे, ब्रिटेन में। ठीक है, तो गांधी जी तो गए नहीं, फिर क्या हुआ, फिर कुछ समझौता हुआ, और फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद आप देखोगे कि गांधी जी दूसरे सम्मेलन में गए, फिर क्या हुआ, बेरिंग वापस आ गए। और वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन था जिसने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन बनेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद देखो नेहरू रिपोर्ट, मैंने आपको बताया नेहरू रिपोर्ट क्या थी। ठीक है, जो बर्कन हेड ने चैलेंज दिया था उसको स्वीकार करते हुए जो मोतीलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट लाई गई थी। इसके बाद देखो गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट। तो ये सारे कुछ आपके पास आधार निकल कर सामने आते हैं कि क्यों 1935 का अधिनियम लाया गया। चलो आगे बढ़े। अब देखो 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की अनुमति पाकर भारत शासन अधिनियम 1935 बना। क्लियर है बात। आगे देखते हैं, भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में यह अंतिम और सबसे बड़ा था। क्या था, सबसे बड़ा था और जटिल दस्तावेज था। आप जब भारतीय संविधान का क्रिटिकल एनालिसिस हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या बोला जाता है कई विद्वानों के द्वारा कि 1935 के अधिनियम की भारतीय संविधान क्या है, कार्बन कॉपी है, क्योंकि यहां पर लगभग 200 से अधिक अनुच्छेद एज इट इज ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किया गया है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1935 के अधिनियम में 14 भाग थे, 10 अनुसूचियां और 321 क्या थी, धाराएं थी या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिकल्स थे। अब आपको समझ आया होगा कि सबसे बड़ा क्यों बोलते हैं, जटिल दस्तावेज क्यों बोलते हैं, और भारत का संविधान है जो उसे कार्बन कॉपी किसकी बोलते हैं, तो 1935 के एक्ट की। अब देखें आप 14 भाग, तो भारत में वर्तमान में कितने भाग हैं, संविधान में 22 भाग। क्लियर है। अनुसूचियां 10 अनुसूचियां हैं, भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। धाराएं मतलब आर्टिकल देख लें हम, तो 321 भारत में देखेंगे, भारत के संविधान में तो 395। तो अब आपको अंदाजा लग सकता है कि क्यों ऐसे बोला गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये फैक्ट्स जो भी हैं इनको सारे लोग याद करते हुए चलना। क्या करना, एक कॉपी बना लेना, उसमें ये फैक्ट्स लिखना और सारे याद कर लेना, अदरवाइज क्या होगा, पेपर में आएगा और फिर क्या हो जाएगा, हमसे बनेगा नहीं। अब देखो ये 1935 का अधिनियम था, इसमें बहुत चीजें विस्तार कर दी गई कि चुनाव होंगे, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, वहीं पर आप देखें कि जो जनता का प्रतिनिधित्व था वह भी बढ़ा दिया गया। तो आप देखेंगे पहली बार प्रांतों में क्या होगा, 1937 में क्या होंगे, मंत्रिमंडल स्थापित होगा, चुनाव होंगे। जो आप एमपी की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि जब क्या था, मध्य प्रदेश जो वर्तमान स्वरूप है वैसा नहीं था, अलग था। तो 1937 में क्या था, हमने पढ़ा होगा कि जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे वो 1937 में जब एमपी की सरकार बनी थी तो वहां पर क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, इनके द्वारा ही क्या की गई थी, विद्या मंदिर योजना। फिर ऑल ऑफ ए सडन क्या होगा, सारे लोग इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, अभी आपके पास बहुत सारे फैक्ट्स आएंगे तो याद रखें। अब देखो इस अधिनियम के द्वारा 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। मतलब कि क्या हुआ, द्विसदनात्मक व्यवस्था, जो वर्तमान में भारत में क्या है, पार्लियामेंट है, जैसे उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं
राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो चुने जाते हैं। इसके बाद देखें तो लोकप्रिय सदन या निम्न सदन जिसे हम बोलते हैं लोकसभा। तो ऐसी ही व्यवस्था शुरू की गई कितने, 6 राज्यों में। क्लियर है, आपसे नाम नहीं पूछेगा, याद रखना है आपको। भारतीय संविधान के लगभग 70 से 75% प्रावधान किस पर आधारित हैं, तो 1935 के अधिनियम पर ही आधारित हैं। क्लियर है बात। अब देखो कुछ ना कुछ तो अच्छा रहा होगा, तभी एज इट इज अंबेडकर जी ने क्या किया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया, इसको ऑप्ट किया। क्लियर है बात। ये किसने बोला है, तो डीडी बसु ने बोला है। किसने बोला है, डीडी बसु। अब देखो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत 1935 के द्वारा ही क्या हुआ, लागू किया गया। अब ये क्या होता है संवैधानिक निरंकुशता, मतलब संविधान सबसे ऊपर है। वर्तमान में भारत में देखें तो क्या है, संविधान ही सबसे ऊपर है। ठीक है, संविधान की व्याख्या का अधिकार किसे है, तो भारत की संसद को है क्या, नहीं, किसे है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। क्लियर है। संवैधानिक निरंकुशता क्या कहलाती है, मतलब सर्वोच्च क्या है, संविधान है। संविधान के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट चलेगी, संविधान के अनुसार ही राष्ट्रपति काम करेंगे, और जितने भी लोग हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी संविधान के अनुसार ही चलेंगी। इसे बोलते हैं संविधान की निरंकुशता। आपसे सीधा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, और ऑप्शंस दे देगा आपको 1919, 1935, 1947 और 1909। क्लियर है, तो आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम के द्वारा। अब देखो कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, वह भी संवैधानिक आधार में आता है, लेकिन हमको उसको कंसीडर नहीं करना है। क्लियर है बात। आपको 1935 तक ही चलना है, कहां से, सिंस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से सारे चार्टर हमको कंप्लीट करना है, और उसके बाद 1935 तक हमको आना है। इसके बाद संवैधानिक विकास की जब बात करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर बनेगा आपका संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो आपको ये सारे कुछ याद रखना है। अब देखो यहां पर दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। अब आप याद रखें 1909 से ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इंट्रोड्यूस किया था, और फिर धीरे धीरे 1919 में इसका विस्तार हुआ, एक्सटेंशन हुआ। देन फर्दर मोर क्या होगा, 1935 में इसमें और ऐड कर देंगे कैटेगरी। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने बताया था, ललित घोष समिति कंजर्वेटिव पार्टी की थी, श्वेत पत्र, मैंने बोला था ना व्हाइट पेपर एक आएगा, एक नेहरू रिपोर्ट आएगी, साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन होंगी, गोलमेज सम्मेलन होगा, फिर ये इसके बाद आप एक और देखोगे लोथियन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे कुछ आधार बनेंगे हमारे 1935 के एक्ट के। अब बोलोगे सर ये कैसे याद करें, तो इसको याद करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी आपको। आपको क्या करना है, इसको 2 बार पढ़ लेना है अच्छे से, और जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बार बार बता रहा हूं। इसका क्विक रिवीजन भी करेंगे हम लास्ट में, और क्या करेंगे हम लास्ट में देखेंगे 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जो बच्चे हर बार अक्सर क्या करते हैं, गलत करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्लास को अच्छे से देखोगे तो आपसे फॉर श्योर क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखें 1935 में दलित महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित क्या थी, तो लोथियन रिपोर्ट थी। आगे देखें सैमुअल हॉक द्वारा 19 दिसंबर 1934 को ये जो विधेयक था, विधेयक ही पास होकर क्या बनता है, एक्ट बनता है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया प्रस्तुत, ब्रिटिश संसद के अंदर प्रस्तुत किया गया। अब मैंने आपको बताया था भारत मंत्री था, भारत मंत्री के नीचे सचिव, सचिव के नीचे वायसराय, तो ये सिस्टम बनाया हुआ था। और सबसे ऊपर कौन था, तो ब्रिटेन का क्राउन था, है ना, ब्रिटिश क्राउन। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने भारत को अपनी सहमति दे दी। क्यों दे दी, क्या दे दी, कि ये पारित हो गया है। मैंने आपको बताया था 1935 के अधिनियम के नाम से ये पास हो गया। अब यहाँ पर क्या प्रक्रिया हुई होगी, संसद में पास हुआ, फिर वहां पर सहमति हो गई, किसकी, सम्राट की। ये क्या हो गया, अधिनियम पारित मान लिया गया, कानून बन गया। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में विशेषताओं का ब्रीफ दिया था, अब उन विशेषताओं को हमको एक एक करके पढ़ते चलना है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, एक विशेषता एक एमसीक्यू आपका सही करा सकता है। ठीक है, और अगर गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग है, तो हमको इसमें गलत नहीं करना है। अब देखो अखिल भारतीय संघ की स्थापना, क्या बोला है, ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ का उल्लेख सर्वप्रथम किस अधिनियम में किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है।
क्या किया जा चुका है, एमपीपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत लोगों ने गलत किया था कि सबसे पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1909, 1919, 1935 या फिर 1950, मतलब कि जो हमारा संविधान है उसके द्वारा की गई। तो आपको याद रखना है अखिल भारतीय संघ सबसे पहले कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, 1935 के अधिनियम। अब यहां पर देखना, यहां पर जो स्टेट थे वो तो थे ही थे, और क्या था, जो हमारी रियासतें थीं, देशी रियासतें, प्रिंसली स्टेट, इनको भी मिलाया गया था। इसकी ऐसी व्यवस्था के विषय में सोचा गया था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पर अखिल भारतीय संघ क्या हुआ, कभी भी इसकी स्थापना या फिर इसको बोलें कि ये कभी भी फ्लोर पर नहीं आ पाया, है ना। इसका मूर्त रूप कभी भी ये साकार नहीं हुई, अंग्रेजों की जो परिकल्पना बनाई थी उन्होंने। क्यों? क्योंकि जो भी रियासतें थी इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं बनना है इसका पार्ट, हमको नहीं बनना है अखिल भारतीय संघ। क्योंकि इससे क्या होगा, एक ही झंडे के नीचे आएंगे। अखिल भारतीय संघ, समझ रहे हो, एक संघ बन गया तो वहां पर क्या है, जो जनता है और राजा है, तो फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमको नहीं करना। ठीक है, विशेषता याद रखना। अब देखो, ये इंडियन काउंसिल की समाप्ति हो गई, ये तो याद रखना ही है हमको। प्रांतों में द्वैध शासन की जो डायर की थी, लियोनस कार्टिस वाली, लियोनल कार्टिस वाली, है ना, वो डायर की यहाँ पर खत्म कर दी गई। और कहाँ पर, यहाँ पर आएगी, तो ये आ जाएगी आपके केंद्र में। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, द्वैध शासन क्या होता है कि कुछ विषय आरक्षित कर लिए, कुछ विषय क्या कर दिए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। क्लियर है। अब देखो, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ। अभी जो अगर पढ़ा है, मैंने बताया था 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो अनुसूची नंबर 7 है, कितनी है, अनुसूची नंबर 7 है भारतीय संविधान की, उसमें 3 अनुसूचियां हैं, जैसे हम बोलते हैं संघीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य या फिर प्रांतीय सूची। तो वो कहाँ से आई हैं, वो 1935 के अधिनियम से ही यह व्यवस्था ली गई है। अब आपको याद रखना है कहाँ से क्या क्या आ रहा है, क्यों बोलते हैं कार्बन कॉपी 1935 के एक्ट की भारतीय संविधान को। क्लियर है बात। तो ये सारी विशेषता याद रखोगे। अब एक चीज याद रखना, अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर लग रहा है कि सर हमको थोड़ा सा दिक्कत जा रही है कि हम कैसे इतना सारा याद रखेंगे, है ना, क्योंकि संभव है कि आप लोग फर्स्ट टाइम बिल्कुल फ्रेशर हो, तो पहली बार इतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं हो। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, फिर क्या होगा, जब आप भारत का संविधान पढ़ेंगे, भारत के संविधान के संवैधानिक प्रावधान पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, तब आपको कोरिलेट करने में बहुत आसानी होगी। कि जैसे कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में केंद्रीय न्यायालय बना था, है ना, सुप्रीम कोर्ट बना था, जैसे हम बोलते हैं केंद्रीय। ठीक है, तो 1700 एलिजा एमपी मैंने याद कराया था, याद रखना। वैसे ही देखोगे कि 1935 के अधिनियम से एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। क्लियर है, संघीय न्यायालय। और ये कब बनेगा, तो ये बनेगा 1937 में। अभी हम बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, उसकी भी बात 1935 के अधिनियम में की गई थी। और वो बना कैसे है, तो आरबीआई के एक्ट के द्वारा बना है। लेकिन कहां से आएगा, तो 1935 के अधिनियम, केंद्रीय बैंक की स्थापना। ठीक, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रांतीय विषयों का प्रशासन। अब इसमें क्या होगा, प्रांतों को बहुत ज्यादा क्या कर देंगे, थोड़ा फ्री होल्ड कर देंगे, उनकी स्वायत्ता, मतलब ऑटोनॉमस जो प्रांतों की व्यवस्था है, ऑटोनॉमी इनकी बढ़ा देंगे। ठीक है, अपना काम स्वयं करें आप, हम ज्यादा दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसके बाद आप देखोगे कि केंद्र में द्वैध शासन आ जाएगा, प्रांतों को वित्तीय अधिकार भी मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विधानमंडल है, इसमें भी क्या होगा, सदस्य की संख्या बढ़ जाएगी। क्लियर है, मताधिकार भी बढ़ा देंगे। तो धीरे 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 प्रोसेस कर करके क्या कर रहे हैं ये लोग, भारत में क्या कर रहे हैं, संविधान इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि क्या हुआ था, जब ये बर्गन हेड ने बोला तो वहां पर क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, अब ये आपको पॉइंट याद रखना जरूरी है, क्योंकि जिन्ना की 14 सूत्री मांगे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उन 14 सूत्री मांगों का आधार क्या था, तो उन्होंने सोचा कि कांग्रेस वाले हैं, ये मुस्लिमों का तो ध्यान रखेंगे नहीं। तो जिन्ना ने अपनी नेहरू रिपोर्ट के अलावा क्या किया, 14 सूत्री मांगे अलग से दी, और उसे भी 1935 के अधिनियम में उनकी कुछ मांगों को शामिल किया गया था। ये आपको याद रखना है, कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। प्रांतीय विधानमंडल का पुनर्गठन होगा, पृथक प्रांतीय सेवा की व्यवस्था की जाएगी,
इसके बाद आगे देखें, पृथक आय के स्रोत की व्यवस्था अभी तक क्या हो रहा था, मैंने बताया था, याद रखना, 1919 में हस्तांतरित और क्या थे, आरक्षित, और कहां पर वित्त था, तो सबसे ऊपर मतलब केंद्र में था वित्त, है ना। अब नए आय के स्रोत हो गए, मताधिकार का विस्तार हो गया। पहले हमने क्या पढ़ा था, मताधिकार वगैरह कुछ भी नहीं था। 1919 में क्या होगा, फिर 3 रुपए, 30 रुपए, 3000 रुपए, इसके आधार पर आप किराया, आपका भूमि कर है, मकान का रेंट है, या फिर आय है आपकी, उसके आधार पर यहाँ पर क्या था, मताधिकार डिसाइड होता था। इसका और एक्सटेंशन कर दिया गया 1935 में। अब देखें, जो बर्मा है, जहां पर हाल ही में म्यांमार जिसे हम बोलते हैं, अभी भूकंप आया था बहुत ही ज्यादा, रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता का। अदन, अदन आपने सुना होगा, है ना। इनको भारत के शासन से अलग कर दिया गया। अदन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडन बोलते हैं ना। ये आपने देखा होगा कि वो एक कोना है यहां पर। जब हम कहाँ जाते हैं, जब हम जाते हैं अपना हिंद महासागर से क्रॉस करके यहाँ पर जाने लगते हैं, तो ये अपना क्या है, ये वाला अफ्रीका का पॉइंट है, और यहाँ से बीच से निकल जाते हैं। नक्शा कभी उठा के देखना, ठीक है। तो क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। उड़ीसा बंगाल से पृथक किया, और बंबई से पृथक क्या किया, सिंध प्रांत। तो मतलब आप याद रखेंगे, दो चीजें नई बनाई गई। क्या बनाई गई, दो चीजें, दो चीजें नई कौन सी बनाई गई हैं, तो दो चीजें नई बनाई गई हैं, उड़ीसा और बंबई से अलग करके सिंध प्रोविंस बनाया गया। दो नए प्रोविंसेस या फिर राज्य बनाए गए 1935 के एक्ट के द्वारा, ठीक। तो याद रखेंगे, भारत के शासन से किसे अलग किया, बर्मा को अलग किया, अदन को अलग किया। अदन की खाड़ी आपने सुनी होगी शायद। उसके बाद देखें, उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बन जाएंगे। क्लियर हो गई बात, चलो आगे बढ़े। अब देखो, तीन सूचियों की जो मैंने बात की थी वो यहां पर आपके सामने आ जाएंगी, तीन सूचियां। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्या होगी, एक होगी संघीय सूची, एक होगी कॉन्करेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं समवर्ती, और तीसरी क्या होगी, तो वो होगी प्रांतीय सूची जिसे बोलते हैं राज्य सूची। अब देखो यहां पर क्या बात हुई, देखो जो संघीय सूची है इसमें 59 विषय रखे गए थे। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे विषय होते हैं, बहुत सारे कानून बनाने हैं देश को चलाने के लिए, ठीक है, सुचारू रूप से। आपने देखा है कि भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा विश्व में और लिखित संविधान है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजों को सोच के लिखा गया है कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ये कंडीशन आए तो हमको ये फॉलो करना है। तो वहीं पर आप देखें तो जो संघीय सूची होती है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी केंद्र है या जो भी संघ है उसके पास 59 विषय आरक्षित किए गए कि इन 59 विषयों पर कौन कानून बनाएगा, तो संघ कानून बनाएगा। इसके बाद आगे बढ़े तो राज्य सूची, इसे हम बोल देते हैं प्रांतीय सूची। क्या बोलते हैं, प्रांतीय सूची, लिस्ट, स्टेट लिस्ट। क्लियर है, इसमें 54 विषय रखे गए, 54 सब्जेक्ट रखे गए, जिसके अंतर्गत बताया गया कि जो राज्य हैं वह 54 विषयों पर कानून बना सकते हैं। ये 59 विषय ये इससे अलग थे। जैसे कि अभी आप देखते हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर किसकी सब्जेक्ट है, किसका है, तो वो राज्य सरकार का सब्जेक्ट होता है। समवर्ती सूची जिसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 36 विषय को रखा गया। अब ये क्या है, तो समवर्ती मतलब कि जिस पर दोनों क्या करेंगे, कानून बनाने की पात्रता रखते हैं, इसे बोलते हैं समवर्ती सूची, और इसमें 36 विषयों को रखा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम जो आपकी सूचियां हैं, 3 सूचियां हैं, ये किस कानून के द्वारा लाई गई या फिर किस अधिनियम के द्वारा लाई गई। या फिर पूछ सकते हैं भारत के संविधान में आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 7 नहीं, अनुसूची 7 में जो 3 सूचियां हैं, इनका ऐतिहासिक आधार कौन सा अधिनियम है। तो आपको फिर आंसर करते बनना चाहिए कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के द्वारा ये सारी कुछ चीजें लाई गई हैं। अब देखो, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, अंग्रेजों ने क्या बोला, हम एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। इसमें जो सारे प्रांत हैं हमारे जनता के द्वारा चुने हुए, है ना, और जो आपकी प्रिंसली स्टेट हैं, जो भी रियासतें हैं, उन सारों को ऐड करके क्या करेंगे, हम अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। लेकिन मैंने बताया आपको कि जो रियासत थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, हमको नहीं बनाना है, और इस तरह ये इनका विचार विफल हो गया। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों का एक संघ बनाया जाना था। अब देखो, था, बना नहीं, ठीक है। इसके बाद देखें, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, उच्च सदन राज्य परिषद और निम्न सदन संघीय विधायिका। यहां पर चुनाव होते थे, ये राज्य परिषद वही है राज्यसभा वाला,
क्लियर है बात। राज्य परिषद में 260 सीटों में से ब्रिटिश भारत के लिए 156 और देशी रियासतों के लिए 104 सीट्स निर्धारित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। देशी रियासतों के प्रतिनिधि मनोनीत किए जाने थे। अब ये जो भी हैं 104, अब जब नॉमिनेट किए जाने हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मनोनीत किए जाते हैं मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, जो अंग्रेजों को अच्छा लग रहा है तो उस राजा को वो ले लेंगे। क्लियर है बात। तो यहां से कहीं ना कहीं आपको समझना है कि अपने फेवर वाले बंदों को भर्ती किए जाने की संभावना थी। अब देखते हैं संघीय विधायिका, मतलब कि जो लोअर सदन था, इसमें 375 सीट्स थी। इसमें ब्रिटिश भारत के लिए 250 और देशी रियासत जो वहां पर 104 थी, यहां पर बढ़ के कितनी हो गई, 125 सीटें निर्धारित की गई। 250 प्लस 125। दोनों सदनों के लिए ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया। वही जो मैंने आपको बताया था, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, और बहुत लंबा इन्होंने क्या कर दिया, इसका विस्तार कर दिया। देशी रियासतों ने संघीय व्यवस्था में शामिल होने से मना कर दिया, जिसके कारण यह स्वरूप में नहीं आ पाया। कौन? ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ जो है वह नहीं बन पाया कभी भी 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्लियर है। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने मना कर दिया कि हमको ये इसमें शामिल नहीं होना है। ठीक। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना, अभी मैंने आपको बताया था 1919 में कहा था, प्रांतों में था, फिर 1935 में क्या किया, प्रांतों से खत्म कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया। अब यहां पर भी क्या होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, यहां पर भी दो तरीके से डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा आरक्षित और एक हो जाएगा हस्तांतरित। तो चलिए देख लेते हैं। संघीय विधायिका संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती थी, जबकि अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास निहित थी। अब ये अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, ठीक है, अब ये अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, देखो कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि यहां पर ना तो वो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना ही संवर्ती सूची में। कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई या नई परिस्थितियां निर्मित हो गई जो कि लिखा ही नहीं था उन सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो जो भी अवशिष्ट रहेंगे, जो भी रेजिडुअल शक्तियां रहेंगी, पावर रहेंगी, वो गवर्नर उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी, गवर्नर जनरल, जो उस समय की बात करें तो राजा के बराबर था। राजा बोले तो वर्तमान में राष्ट्रपति, ठीक है, गवर्नर जनरल। अब राजा से वहां मत चले जाना ब्रिटेन, अपन भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। आरक्षित विषय क्या है, तो देखो प्रतिरक्षा, वित्त, कबायली के कल्याण के कार्यक्रम, धार्मिक क्रियाकलाप, है ना, गवर्नर जनरल के अधीन थे। वहीं आगे बात करें, शेष जो मुद्दे थे वो हस्तांतरित के अंतर्गत आते थे। अब आपको इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है कि कौन कौन से थे, क्या थे। सिंपली आपको याद रखना है जो भी बड़े बड़े मैटर हैं जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था, देश को चलाना है, उसके लिए वित्त चाहिए आपको, है ना, साख जिसको बोलते हैं, क्रेडिट, वह चाहिए। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो केंद्र के पास थी, बाकी सब क्या था, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंतर्गत था। मंत्री परिषद की सहायता से गवर्नर जनरल इन विषयों पर प्रशासनिक व्यवस्था कर सकता था। देखें, यहीं से आपके पास धीरे धीरे क्या समझ में आने लगा आपको कि मंत्री परिषद तो अभी केंद्र में भी है, अभी राज्यों में भी है। यहां पर गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, तो भारत के केंद्र में देखेंगे आप संघ में तो राष्ट्रपति है, राज्यों में देखेंगे तो कौन है, तो राज्यपाल है। तो सेम फंडा आपको यहां पर फॉलो करना है जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़े। प्रांतीय व्यवस्था को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रांतों को क्या किया, थोड़ा फ्री किया, वित्तीय स्वायत्ता भी दी और प्रांतों में प्रशासनिक व्यवस्था की भी स्वायत्ता की व्यवस्था की गई, है ना। चलो एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रांत का स्वतंत्र संवैधानिक एवं कानूनी रूप यहां से अस्तित्व में आया। बोलोगे क्यों आया, तो मैंने जस्ट आपको बताया कि जो संघीय सूची थी उसके अलावा एक क्या थी, राज्य की सूची थी ना। तो राज्य जब कानून बनाएगा तो क्या लिखा है, संवैधानिक और कानूनी रूप, ठीक है। राज्य अपने प्रांत के अंदर के क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, तो वही बात यहां पर कही गई है। प्रांतीय सूची के साथ ही संवर्ती सूची जो थी उसके विषयों पर भी राज्य क्या था, एलिजिबल था कानून बनाने के लिए। प्रांतों को वित्तीय शक्ति भी प्रदान की गई। विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर केंद्र और भारत मंत्री के निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से मुक्ति हो गई। भारत मंत्री कौन था, याद रखना मैंने क्या बताया था, भारत मंत्री ही पूरा गवर्न करता था, जो कहाँ बैठता था, ब्रिटेन में बैठता था। याद आया आपको, लास्ट क्लास आपने देखी होगी तो समझ गए होगे। चलो आगे बढ़े। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया,
ये हम पढ़ चुके हैं फैक्ट। सिंध उड़ीसा नए प्रांत बने। सिंध कहाँ से बना? बंबई से बना। उड़ीसा कहाँ से बना? बंगाल से बना। लिख ही देता हूँ, अदरवाइज क्या होगा, भूल जाएंगे। बार बार बोलोगे तो क्या होगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी और क्या होगा, जल्दी से जल्दी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि याद रहेगा तभी वहां पर गोले भर पाओगे, वो भी सही। अब ये नहीं होगा कि तुक्के मार दिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो 10 में से तुम्हारे 7 तुक्के गलत हो गए तो 3 तो चले ही गए, नेगेटिव में नंबर लेके आओगे। ठीक है, याद रखना, ये गड़बड़ नहीं करना। मैंने पहले भी क्लासेस में बताया है कि हमको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। प्रांतीय ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी मतलब कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी उसकी व्यवस्था देखते हैं। प्रांतों से द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। कहाँ भेज दिया गया? वह भेज दिया गया संघ में, या फिर हम बोलें केंद्र स्तर पर। कहाँ पर? केंद्रीय स्तर पर यह व्यवस्था कर दी गई, डायरकी वाली। क्लियर है बात? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि तीन सूचियां बन गई, 3 लिस्ट बन गई। कौन सी लिस्ट? तो एक केंद्रीय या संघ सूची, दूसरी समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों ही लोग क्या कर सकते थे, कानून बना सकते थे। देन आपका आएगा राज्य सूची या फिर प्रांतीय सूची, राज्य सूची। क्लियर है बात? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। उच्च सदन, विधान परिषद और निम्न सदन क्या कहलाता था? विधानसभा। तो विधानसभा में ही प्रत्यक्ष मतदान होगा। प्रांतों में शासन का संचालन मंत्रिमंडल के परामर्श से किया जाएगा। जो अभी की कंडीशन है ना, वही आप समझ लें कि वो आई कहां से, ड्राइव कहां से हुई है, तो 1935 के अधिनियम और पीछे जाएंगे तो वहां से धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, रिफाइनमेंट होती गई और फाइनली हमारा संविधान बना। मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी था। अभी देखोगे आप सेम कंडीशन है। हम लोग ये पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में कि जो मंत्री परिषद है वह किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति या फिर राज्यों में विधानसभा के प्रति। इंडिविजुअल मतलब एक मंत्री स्वतंत्र रूप से या फिर बोले व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, तो राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति। यही बात यहां पर है। अब आपको समझ में आया होगा कि ये बात क्यों बार बार वह बोल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्यों हो जाता है कि जहां पर बोल रहा है वो कि ऐतिहासिक आधार क्या है आपके संविधान का। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। प्रांतों में स्वतंत्र उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की गई। इसके बाद मताधिकार का विस्तार लगभग 14% तक हो गया। तो ये सारे कुछ एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो संघीय न्यायालय की स्थापना, जो आपका फेडरल कोर्ट था उसकी स्थापना कहां से होगी, तो मैंने बताया आपको 1935 के अधिनियम से होगी। केंद्रीय न्यायालय और संघीय न्यायालय दो अलग अलग टर्म्स हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है बात? ऐसे ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग और संघीय लोक सेवा आयोग दो अलग अलग चीजें रहेंगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। न्यायिक मामलों के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना कहां से होगी? 1935 के एक्ट से होगी, ये आपको याद रखना है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त मैक्सिमम 6 न्यायाधीश हो सकते थे। अब अच्छा कमेंट करके आप लोग बताना कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, और वर्तमान में भारत में सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। ऑप्शंस आपके मैं दे देता हूं, 33, 32, 34 या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? याद रखना, इसका आंसर आपको करना है कितने मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीश हो सकते हैं, 32, 33, 34 या फिर नन ऑफ दी अबव। चलो, ब्रिटिश सम्राट क्या करता था? न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट करता था। वर्तमान में देखें तो कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड के ही प्रीवी काउंसिल में या काउंसिल में, प्रीवी काउंसिल में हमको क्या करना है? अपील करना है। मतलब यहां का आपको अगर अपील करना है तो कहां करना है? लंदन में। सभी प्रांतों में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, चूंकि हम पढ़ चुके हैं जब प्रोविंसली जो ऑटोनॉमी दी गई उसमें भी क्या बात की गई थी, जो हमारे स्टेट के हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, अभी की बात करें तो रिसेंटली क्या है, सबसे अभी नया कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश का अमरावती वाला। अब देखो कुछ फैक्ट जो रहेंगे, अधिनियम रहेंगे, जो मैं अधिनियम के जो कथन रहेंगे वो हर बार आपको हर क्लास में बताता हूं कि इस अधिनियम को किसने क्या संज्ञा दी, किसके क्या विचार थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं स्पेशली ईएसबी और एमपीपीएससी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रेंड कहां से उठा रहे हैं? अदर स्टेट्स के एग्जाम पैटर्न को देख के उठा रहे हैं और यूपीएससी
जो संघ लोक सेवा आयोग है उसको। तो देखो मदन मोहन मालवीय के अनुसार यह अधिनियम हम पर थोपा गया है, बाहर से यह जनतंत्र या शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है, परंतु भीतर से क्या है, हॉलो या फिर क्या है, खोखला है। किसने बोला है? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय के विषय में आपको फैक्ट जानना चाहिए कि इन्होंने किस प्रख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप बताएंगे कमेंट करके। भारत के पहले प्रधानमंत्री और नेहरू रिपोर्ट में सचिव की भूमिका, नेहरू कमेटी में सचिव की भूमिका निभाने वाले मोतीलाल नेहरू के पुत्र कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। क्लियर है बात? याद रखेंगे। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, दास्ता का घोषणा पत्र बोला है, और क्या बोला है कि अधिनियम कैसी मशीन है जिसमें ब्रेक तो बहुत अच्छे हैं। इन्होंने बोला मतलब ब्रेकिंग सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें क्या है, इंजन डालना ही भूल गए। जो मेन आपको ले जाने वाला, पावर जनरेट करने वाला कौन होता है? इंजन होता है गाड़ी में। तो वो क्या है, भूल ही गए, इंजन नहीं है, ब्रेक बहुत अच्छे हैं। ठीक है, किसने बोला है? नेहरू जी ने। इसके बाद देखिए मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या बोला है, पूर्णतः सड़ा हुआ है, मौलिक रूप में बुरा है, और कैसा है, पूर्ण रूपेण अस्वीकृत एक्ट है, अनएक्सेप्टेबल ये एक्ट है। ठीक है, इन्होंने और बढ़ चढ़कर इसका विरोध किया। तो देखिए मेजरली जो हमारे पास इतिहास में नाम बड़े बड़े निकल के आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके पास यहां पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर कि दास्ता का घोषणा पत्र किसने बोला। ठीक है, इसके अलावा इंजन रहित गाड़ी किसने बोला। फिर हम बोले कि किस पर थोपा, भारतीयों पर थोपा गया है अधिनियम, किसने? मदन मोहन मालवीय ने बोला। सड़ा गला किसने बोला? मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला। चलो आगे बढ़े। अब एक बार आप इसको रिकॉल कर लें। यहां पर टेबुलर फॉर्म या फिर बोलें चार्ट के रूप में आपके पास 10 पॉइंट हैं, जहां से आप बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इसका रिवीजन कर सकते हैं ड्यूरिंग द क्लास। क्लियर? चलो संघीय ढांचे की स्थापना देखें तो भारत में पहली बार संघ की कल्पना की गई। वो बात अलग है कि क्या हुआ, प्रिंसली स्टेट्स ने मना कर दिया, तो ये कल्पना कल्पना ही रह गई। चलो प्रांतीय स्वशासन में देखो तो प्रांतों को स्वायत्ता दे दी गई, कानून बना सकते हैं, राज्य सूची बता दी, है ना, और अधिक वित्तीय अधिकार दे दिए गए। द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों से खत्म हो गया द्वैध शासन। क्लियर है? केंद्र में द्वैध शासन आ गया, गवर्नर जनरल के साथ केंद्र में डायरकी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। आप देखें प्रांतीय विषय सूची या फिर प्रांत के विषय क्या है, तो केंद्र प्रांत समवर्ती सूची तय कर दी गई। ठीक है, केंद्र के अलावा समवर्ती सूची के अलावा, केंद्र और समवर्ती के अलावा प्रांतों के विषय भी तय किए गए। गवर्नर जनरल की शक्तियां विस्तृत हो जाएंगी। अभी हमने देखा कि अगर कुछ भी जो उसके पास क्या है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कैसी है, जो भी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास है? गवर्नर जनरल। जो भी कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है उन पर कानून बनाना है तो किसके हाथ में है? गवर्नर जनरल। क्लियर है? रक्षा, विदेश नीति और संचार किसके अंतर्गत रखे गए? केंद्र के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी चीजें ऐसी रहेंगी जिससे कि देश को क्या हो सकता है, कहीं पीछे जाने की संभावना है, या फिर हम बोले अलग अलग राज्यों की विदेश सूची, विदेश नीति तो होती नहीं है। ठीक है, अलग अलग राज्य अपना अलग से कुछ तो करते नहीं है, वो देश के अंदर राज्यों की अपनी अंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन विदेश नीति किसी भी देश की एक रहेगी। किसी भी देश को छोड़ो, तुम याद क्या रखो, भारत के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर याद रखना रक्षा। ऐसा नहीं है ना कि मध्य प्रदेश क्या करे, जापान के संग एक एमओयू साइन कर ले कि हमको क्या चाहिए, हमको ये रक्षा उपकरण चाहिए, क्या जरूरत है। हाँ, एमओयू साइन क्यों होता है कि उस बैंक से हो गया है, जापान के या फिर वहां की कंपनी से, कि हमको क्या करना है, मेट्रो चलाना है, तो आप हमारी मदद करेंगे टेक्नोलॉजिकल, या फिर वहां से हमको क्या मिल जाएगा, वहां से हमको लोन मिल जाएगा कम इंटरेस्ट पर। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, उसके लिए भी आपको क्या करना रहता है, केंद्र से पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीयों की भागीदारी क्या होगा, तो बढ़ेगी, लेकिन सीमित मात्रा में बढ़ेगी। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, सीमित मताधिकार के आधार पर इसमें भी प्रत्यक्ष निर्वाचन लाया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं पहले से 10% आ गया था। संविधान सभा का प्रावधान नहीं था। मैंने आपको बताया जब हम संविधान का अभी क्या पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक आधार, इसके बाद ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक आएगा जिसमें बोलेंगे संविधान का विकास। तो जो संविधान वर्तमान में लागू किया गया है, जो 26 जनवरी 1950, उसका विकास कैसे हुआ, तो उसमें आपको यही चीजें पढ़ाऊंगा कि जो यहां से चीजें लाई गई थी, फिर कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन
क्यों आया? इसीलिए ही आया कि भारत के लोग जो हैं ये क्या करें, एक संविधान सभा का निर्माण करें। और संविधान सभा क्या करेगी? संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो ये क्या होगा? संविधान का आपका विकास। इसके अंतर्गत हमको ये टॉपिक पढ़ना है। देखो, संविधान सभा का प्रावधान था क्या? नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। अब यहां से एमसीक्यू बन जाएगा आपका कि बताएं किस अधिनियम के द्वारा संविधान सभा का प्रावधान किया गया। 1935 लिखा होगा, आप लगा के आ जाओगे। क्यों? क्योंकि बोलोगे बहुत सारी 200 तो आर्टिकल ले लिए 70-75%, तो कार्बन कॉपी बोल रहे हैं तो मतलब होगा ही सही। तो वहां पर आपका क्या होगा? आंसर गलत हो जाएगा। संभावना नहीं रहेगी गलत होने की, टोटली गलत हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, माइनस में लेके आओगे। चलो आगे बढ़े। अब यहां पर देखो, ये मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू लाया हूं, क्लास के ही दौरान आपको इनका आंसर करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किस व्यवस्था को समाप्त किया गया था? अब आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, जो आपके पास पेपर आएगा स्क्रीन पर, आपको क्या करना है? उस शब्द को पकड़ना है जो उसका कीवर्ड है। इंट्रोड्यूस नहीं बोल रहा है, 1935 माइंड में दिख गया। देखना क्या है हमको? समाप्त किया गया। अब यहां पर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। संघीय शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र में स्वायत्तता, भारतीय संविधान। क्या बोल रहा है? किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? तो ऑप्शन हमको साफ साफ दिख रहा है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और फिर केंद्र में कब आएगा? तो 1935 से आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखो आगे बढ़े। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल कितनी विषय सूचियां बनाई गई? बहुत इजी क्वेश्चन है सर, हम बता देंगे। तो बताओ कितनी बनाई गई? ऑप्शन देखो क्या है, 2, 3, 4, 5। कौन कौन सी सूचियां बनाई गई? अब अगर अभी क्लास अच्छे से अटेंड की है तो बनेगा कि कितनी बनाई गई है। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। क्लियर है? केंद्रीय सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। प्रांत की सूची पर कानून बनाने का अधिकार विषयों पर किसके पास रहेगा? प्रांतों के पास। और जो विषय दोनों जिस पर कानून बना सकते हैं वह क्या रहेगा? समवर्ती सूची रहेगा। और जो इन तीनों में विषय नहीं है वो अवशिष्ट विषय या अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी? गवर्नर जनरल के पास, 1935 के अधिनियम से। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत को किस प्रकार के शासन की ओर बढ़ाया गया? क्या बोल रहा है? किस प्रकार का शासन? तो अभी तक हम लोग क्या देखते आ रहे थे, बताओ जरा। गणराज्य, लोकतंत्र, संघीय, तानाशाही। जल्दी से बताओ किस तरह के शासन की ओर बढ़ाया गया? किसके अंतर्गत? 1935 के अंतर्गत। क्या बात हो रही थी? देखो, संघीय न्यायालय आया, आरबीआई आया, केंद्रीय बैंक जिसे हम बोल रहे हैं ना, संघ की बात की गई। तो किसकी तरफ बढ़ाया गया? संघीय शासन की तरफ बढ़ाया गया, फेडरल गवर्नेंस की तरफ बढ़ाया गया। गणतंत्रात्मक शासन की बात नहीं थी, तानाशाही की बात नहीं थी, लोकतंत्र की बात तो थी ही नहीं, क्योंकि क्या था यहाँ पर? सीमित था। लोकतंत्र होता तो पूरा यहाँ पर क्या कर देते? विंडो ओपन कर देते कि हाँ सभी लोग वोट कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी क्या नहीं है, बाउंडेशन नहीं है या फिर बाध्यता नहीं है कि वो वोट नहीं डाल पाएगा। तो क्या किया गया? संघीय सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत सरल था। चलो आगे बढ़े। 1935 के अधिनियम के अनुसार किसे भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकार था? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ऑप्शन नहीं भी बताऊं तब भी आपसे बनना चाहिए। चलो थोड़ा सा सोचो और इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं और इसका सही आंसर क्या होगा वह खुद से जल्दी से बताने की कोशिश करो जब तक मैं ऑप्शन आपको देता हूं। क्या है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर जनरल और संसद। तो ये दो लोग तो भारत में थे ही नहीं, संसद भारत में थी नहीं। ब्रिटेन के लोग कंट्रोल कर रहे थे यहां यहां यहां, और इनका कंट्रोल करने का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेशन, ब्रिटेन की संसद या फिर बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का कौन था प्रतिनिधि? तो वो था गवर्नर जनरल। तो क्या बात हुई? सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकार किसे प्राप्त था? तो गवर्नर जनरल को प्राप्त था। किसे था? गवर्नर जनरल को प्राप्त था। सबसे ज्यादा कार्यपालिका एग्जीक्यूशन का अधिकार किसे था? गवर्नर जनरल को। वो चाहे तो आपसे वोटिंग भी करवाएगा, लेकिन उसको लग रहा है नहीं तो वो उसे मना कर देगा उस विषय पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संविधान सभा की कोई व्यवस्था थी या नहीं थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की व्यवस्था क्लॉज 1935 के अधिनियम के अंतर्गत था अथवा नहीं?
आपको बताना है। जस्ट अभी जो हमने चार्ट पढ़ा है उसमें सबसे लास्ट पॉइंट यही था जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि कहाँ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कैबिनेट मिशन, दैट इज 1946 वाला। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा आंसर? नहीं। क्या आएगा आंसर? संविधान की व्यवस्था थी या नहीं थी? संविधान सभा की कोई भी व्यवस्था यहां पर नहीं थी। भूल के भी ये नहीं करना है आंशिक व्यवस्था थी, रियासतों के लिए थी, इसके लिए जो नहीं थी। नो मतलब नो, है ना? डायलॉग याद होंगे आपको। चलो आगे बढ़े। 1935 के अधिनियम में कुल कितने अनुच्छेद या फिर बोले धाराएं और कितने अध्याय थे? यही पूछ रहा है, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे। तो आपको बताया था अभी, याद रखना। ऑप्शन देखो, 150 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची, 273, 14। अब अगर थोड़ा सा भी क्लास को अच्छे से देखा है तो ये क्वेश्चन तो हंसते हंसते कर दोगे कि सर 321 अनुच्छेद थे आपने बताया था और 10 अनुसूचियां थी, और ये जो कंडीशन बताई है ये तो प्रेजेंट की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है? ये प्रेजेंट की है। प्रेजेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसमें 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद दिए गए हैं। क्लियर है बात? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका क्या उद्देश्य था भारत सरकार अधिनियम का? भारत को स्वतंत्र करना, संविधान को लागू करना, भारतीयों को प्रशासन में भागीदार बनाना, या फिर भारत को ब्रिटिश उपनिवेश बनाना? तो अभी तक आपने क्या देखा? 1919 में जो एक्ट आया उसका एवेल्युएशन करने के लिए साइमन कमीशन, इसने क्या बोला? नेहरू रिपोर्ट ने क्या बोला? व्हाइट पेपर ने क्या बोला? लोथियन रिपोर्ट क्या बोलेगी? तो एक ही चीज बोलेगी। क्या बोलेगी? भारत को स्वतंत्र करना है क्या? नहीं करना है। भारत को ब्रिटेन का उपनिवेश बनाना है? नहीं बनाना है। प्रशासन में भागीदारी देना है? नहीं देना है। संविधान की बात कहाँ की जाएगी? तो संविधान की बात की जाएगी यहीं से। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। क्लियर है बात? तो सारी कुछ चीजें रिटर्न में आने लगी थी। तो क्या था? संविधान को लागू करना, संवैधानिक निरंकुशता, जो मैंने शब्द बताया था। क्या बोला था मैंने? संवैधानिक निरंकुशता कहां से आएगी? तो ये आएगी आपके 1935 के अधिनियम से, निरंकुशता। ठीक है, संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च अधिकार रखता है, उसी के आधार पर सारी चीजें फंक्शन करेंगी। ये क्या होगा? तो 1935 का अधिनियम संविधान को लागू करने के उद्देश्य से भारत में लाया गया था। क्लियर है बात? तो ये आज की क्लास हमारी होती है संपूर्ण। ठीक है, यहां पर हमने ऐतिहासिक आधार के जितने भी पॉइंट्स थे भारत के संविधान के लिए सारे कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारत के संविधान का विकास कैसे होगा। तो एक ही क्लास में हम उसको क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। उसके बाद फिर भारत के संविधान की विशेषताएं, इसके आर्टिकल, इसमें अमेंडमेंट कितने हुए हैं, और फिर हम कहाँ जाएंगे? अपने 1950 26 जनवरी से बात करना शुरू कर देंगे और वर्तमान तक जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं, जो कि लेटेस्ट हुआ है, जरा आप कमेंट करके बताएंगे कि 106वां हुआ है, 107वां हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम कवर अप करेंगे। होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप अकेडमी के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।